4 नवंबर 2010 दिवाली के जस्ट एक दिन पहले लिस्ट हुआ था इस कंपनी का शेयर, जहां पर आईपीओ प्राइस थी 245 रुपए की। आज भी उस प्राइस पे नहीं है, लेकिन उसके बावजूद इस कंपनी के स्टॉक से मैंने कमाए हैं 7 लाख रुपए से ज्यादा की रकम। पूरी अपनी केस स्टडी आपके साथ आज शेयर करने जा रहा हूं, ताकि एज अ रिटेल इन्वेस्टर आपको एक मोटिवेशन मिल सके और उसी के साथ एक अच्छा तरीका भी समझ में आ सके, जिसके माध्यम से किसी भी अच्छी कंपनी में आप कामकाज करके अच्छी वेल्थ गेन भी कर सके। तो आप बने रहिएगा मेरे साथ। शुरू करते हैं इस इंटरेस्टिंग वीडियो को। आइए मिलकर सीखते हैं। दोस्तों, अब तक तो आप जान चुके होंगे कि मैं किस कंपनी को रेफर कर रहा हूं, क्योंकि इस कंपनी को मैंने सैकड़ों बार अपने इस YouTube चैनल पर कवर किया है, अपनी चर्चा में शामिल किया है। आपके लिए एजुकेशनल वीडियोस के माध्यम से मैंने प्रेजेंट करने का एक प्रयास किया है। इस कंपनी का नाम है कोल इंडिया लिमिटेड। पूरी केस स्टडी की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपके साथ जिक्र करना चाहूंगा फायर्स का। फायर्स के साथ आप फ्री इन्वेस्टमेंट की जर्नी को स्टार्ट कर सकते हो। अब चाहे आप इन्वेस्टमेंट करते हो डायरेक्ट स्टॉक्स में, म्यूचुअल फंड्स में या रेडीमेड पोर्टफोलियोज में, आपका डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट भी बिल्कुल फ्री में ओपन हो जाता है। यहाँ आपको देखने मिलता है 30 डेज का चैलेंज। तो अगर आप 30 दिनों तक ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल रहते हो तो आपको ब्रोकरेज रिफंड की जाती है। हाँ, लेकिन इसकी जो अपर कैप है वो 5,000 रुपए की है, जो बहुत ज्यादा अमाउंट होता है वैसे भी दोस्तों। तो आप ये मान सकते हो कि आपकी जो ब्रोकरेज है वो पूरी तरह से रिफंड हो जाती है। या आप अपने चाइल्ड का, यानी कि जो माइनर है, उनका अकाउंट भी ओपन कर सकते हो, वो भी ऑनलाइन घर बैठे। इस पर मैंने एक वीडियो भी क्रिएट किया था, ऊपर आई बटन में लिंक दे दूंगा। नहीं तो आप फायर्स की वेबसाइट पे तो चेकआउट कर ही सकते हो, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सबसे अच्छी बात है पोर्टफोलियो एनालाइजर टूल। इस फीचर के माध्यम से आप अपनी होल्डिंग्स की एनालिसिस कर सकते हो, यानी कि आपके पोर्टफोलियो के जो स्टॉक्स हैं उनमें स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या क्या है एक ही जगह पर आपको समझ में आ जाती है। आपका असेट एलोकेशन किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूटेड है उसकी भी जानकारी आपको एक ही जगह पर प्राप्त हो जाती है। आपकी टॉप 10 अंडरलाइन होल्डिंग्स कौन सी है उनको आप मेजर कर सकते हो, कंपेयर कर सकते हो, जिससे आपको अपने पोर्टफोलियो को बैलेंस रखने में काफी ज्यादा हेल्प मिलती है। बेहतरीन चार्ट्स के लिए इनका ट्रेडिंग व्यू के साथ ऑलरेडी टाइप है। एपीआई टाइप्स भी आपको यहाँ पर देखने मिल जाते हैं और यहाँ तक आपको कोई भी एएमसी नहीं लगती है। जी हाँ, बिल्कुल फ्री एएमसी वाला फीचर भी आपको मिल जाता है। तो बिना देर किए आप फायर्स के साथ जरूर अपना डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट को ओपन करें। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। अब आगे बढ़ते हैं और मैं शेयर करूंगा आपके साथ मेरे डे वाइज ट्रेड्स जो मैंने कोल इंडिया में लिए हैं, किस प्रकार से बाय किया है, कब कब सेल किया है, किस प्रकार का डिविडेंड प्राप्त हुआ है और अब उन शेयर्स की मार्केट वैल्यू क्या है। और अंत में कंक्लूजन वाला सेक्शन तो रहेगा ही रहेगा, जहां पर हम समझेंगे कि मेरा ओपिनियन क्या है कि एक रिटेल इन्वेस्टर को किस तरीके से डिविडेंड वाली कंपनियों में काम करना चाहिए। तो यहां पर अब आपके सामने मेरी स्क्रीन आ रही होगी, जहां पर सारे ट्रेड्स की इंफॉर्मेशन है। 9 फरवरी 2011 पर बाय है 299 रुपीज पर। 500 क्वांटिटी यहां पर बाय है। कुल मिलाकर जो अमाउंट इन्वेस्ट हुआ था वो हुआ था 1,49,500 रुपीज का। 18 फेब 2011 में 3.5 रुपए का डिविडेंड मिला। 500 की क्वांटिटी थी, 1750 का डिविडेंड आ गया। 25 मार्च पे सोचा 20% मिल रहा है, क्या खराब है। इतनी अच्छी सेफ कंपनी इतना जल्दी मुझे एक महीने के अंदर 20% दे रही है, तो थोड़ा कितना प्रॉफिट तो बुक करना चाहिए। उस चक्कर में मैंने सारे शेयर बेच दिए। 500 के 500 361 रुपए पे, 361 रुपीज पे, तो 1,80,500 रुपीज बाहर आ गए। फिर उसी वर्ष 21 नवंबर 2011 में 299 रुपीज सेम प्राइस देखने मिली, जहां पर 9 फेब 2011 में एंट्री हुई थी। तो अगेन सेम हिस्ट्री रिपीट्स। 500 की क्वांटिटी यहां पर ऐड की गई और 1,49,500 की इन्वेस्टमेंट हो गई। 15 मार्च को डिविडेंड आया 500 की क्वांटिटी पे 4,750 का। 6 सितंबर 2012 को 4 रुपीज 30 पैसा पर शेयर का डिविडेंड। ये एक्स डेट्स है। अमाउंट मेरे बैंक में 30 से 40 दिनों के बाद आया था, लेकिन ये एक्स डेट जब भी आती है मैं रिकॉर्ड में अपने ऐड कर देता हूँ और इसकी इन्फॉर्मेशन मैं मेरे टेलीग्राम ग्रुप्स में भी शेयर करता हूं। तो अगर आपने नहीं किया है तो जरूर ज्वाइन कीजिए। संडे निवेश नाम है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगी। फर्जी चैनल है, उससे बच के रहिएगा। हमारा जो जेन्युइन चैनल है उसकी नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसी के माध्यम से आप ज्वाइन कीजिएगा, जहां पर मैं काम की इन्फॉर्मेशन आपके साथ एक्सचेंज करता रहता हूं। तो ये एक्स डेट मैंने मेंशन की और उसके बाद क्यों की है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर 2,150 का डिविडेंड आ गया। 18 मार्च 2013 यहाँ पर 9 रुपीज 70 पैसा का डिविडेंड आया, 4,850 का। अगेन 22 मार्च 2013 में मैंने बाय कर दिया। कितने का बाय किया? जितना डिविडेंड आया था ना मेरा, उतना मैंने बाय कर दिया। 50 शेयर आ गए 295 रुपीज पर।
मैं हमेशा कहता हूं कि डिविडेंड को अगर आप री इन्वेस्ट करोगे तो फायदे में रहोगे। अभी तक शायद आपको नहीं पता चल सक रहा है कि कितना फायदा है, आगे आपको पता चलेगा इस एक्सरसाइज का कितना ज़्यादा फायदा होता है। तो ये डिसिप्लिन जरूर रखिए। डिविडेंड वाले स्टॉक्स, अगर आपको रेगुलर इनकम की जरूरत नहीं है तो ये अप्रोच रखिए कि जहां पर आप री इन्वेस्ट कर रहे हो डिविडेंड्स को। तो 6 सितंबर 2013 में अब 6 रुपये 30 पैसे का डिविडेंड 550 की क्वांटिटी हो गई। पहले 500 थे और 50 मैंने और ले लिया ना, 550 के हिसाब से मुझे यहाँ पर 3000 रुपये का डिविडेंड आ गया। फिर मैंने यहाँ पर 21 नवंबर 2013 में 270 रुपीज़ पर, जो प्राइस कम थी पिछले प्राइस से भी, यानी कि पहले 295 थी उसके बाद 270 आई, तो वहाँ पर 20 शेयर्स बाय कर लिए, जो ऑलमोस्ट जो डिविडेंड आया था वो इन्वेस्टमेंट कर लिए। 17 जन 2014 में यहाँ पर 29 रुपीज़ का डिविडेंड आया, बहुत खुश हो गया था। पर शेयर 29 रुपीज़ का अगर डिविडेंड आपको मिलता है ना किसी ऐसी कंपनी से जिसका भाव 200, 250, 300 रुपया, 400 रुपया हो, तो आपको बड़ा मज़ा आ जाता है। तो यहाँ पर मुझे जो डिविडेंड आया वो 16,530 का था। 29 जनवरी को मैंने 100 शेयर खरीद लिए 250 रुपये के भाव पर, 25,000 रुपये इन्वेस्ट कर दिए। थोड़ा सा ज़्यादा मैंने कर लिया, मुझे लगा यार बढ़िया डिविडेंड दे रही है तो यहाँ पर ऐड करना चाहिए ज़रूर। तो यहाँ पर मेरी जो क्वांटिटी हो गई थी वो 670 शेयर्स की हो गई थी। उसके बाद यहाँ नीचे स्क्रॉल करता हूँ मैं, तो यहाँ पर आप देखोगे मैंने 360 रुपीज़ पे दोबारा 170 शेयर सेल कर दिए। पहले भी मैंने 360 पे सेल किए थे, ये देखिए यहाँ पर 360 पे मैंने 361 पे सेल किए थे, ये देखिए मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। फिर ये 360 का रेट आया तो यहाँ पर मैंने 170 केवल शेयर किए, सारे नहीं किए, क्योंकि पिछली बार जब मैंने सेल किए थे उसके बाद स्टॉक 400 रुपये हो गया था। तो मैंने कहा यार ये तो अच्छी कंपनी है, मैंने गलती तो नहीं कर दी बेच के। तो यहाँ पर मैंने वैसा नहीं किया, यहाँ पर केवल 170 शेयर्स बेचे। उसके बाद मैंने यहाँ पर 400 रुपये के रेट के लिए वेट किया और उसके बाद मैंने जो रिमेनिंग शेयर थे 500 वो भी मैंने बेच दिए। यहाँ पर चैप्टर क्लोज हो चुका था। लेकिन फिर नया साल आया, जनवरी 2015 में मैंने 360 रुपये पे 300 शेयर यहाँ पर और खरीदे। अब यूजुअली 360 एक ऐसा लेवल था जहाँ पर मैं शेयर बेचता था, लेकिन मैंने देखा ये शेयर तो नीचे नहीं आ रहा है, बहुत ही ज़्यादा स्टेबल लग रहा है और डिविडेंड भी अच्छा देता है। तो उस केस में मैंने 360 में भी अपनी एंट्री बना दी थी। अब देखिए नींबू 1 रुपये का हो या 10 रुपये का, खरीदते तो है ना लोग, तो मुझे लगा अभी नए भाव यही है इस कंपनी के। तो उसी तरीके से मैंने यहाँ पर 500 नहीं 300 शेयर से शुरुआत की। यहाँ पर 1,08,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट मेरी हो गई थी। 3 मार्च को मुझे डिविडेंड आया 20 रुपये का, तो यहाँ पर 6,000 रुपये का डिविडेंड आ गया। फिर उसी वर्ष 17 जुलाई 2015 में 435 के भाव पे 100 शेयर मैंने बेच दिए, 43,500 मेरे फ्री हो गए। मैंने कहा ये बहुत अच्छे रिटर्न है, यहाँ पे थोड़े शेयर में बेच देता हूँ, शायद इस बार 500 रुपये चला जाए, वैसे गया नहीं था। ठीक है, उसके बाद 10 दिसंबर 2015 में मैंने यहाँ पर 300 शेयर दोबारा 310 रुपये पे बाय किए। 310 रुपये मुझे लगा बहुत ही अट्रैक्टिव वैल्यू है, क्योंकि 300 से नीचे यूजुअली मैं रखता था ऑर्डर्स को अपने, लेकिन यहाँ पर मैंने आगे बढ़ गया थोड़ा, मुझे लगा कि ये अच्छी प्राइस है, शायद इससे ज़्यादा नीचे ना गिरे, कंटिन्यू गिरते आ रहा था तभी, तो 310 पे मैंने यहाँ पर पोजीशन बना दी थी। फिर मुझे डिविडेंड आया, क्योंकि मेरी अभी टोटल क्वांटिटी 500 की हो गई थी, समरी भी मैं आपको दिखाऊंगा आगे। तो उसके हिसाब से मैंने 50 शेयर और बाय कर दिए, अपने डिविडेंड को री इन्वेस्ट कर दिया। ये देखिए मुझे 13,700 का डिविडेंड आया, मैंने 14,750 रुपये इन्वेस्ट कर दिए, 50 शेयर एक राउंड फिगर में मैंने ले लिए थे। अब मेरे पास 550 शेयर हो चुके हैं। अब मैं नीचे स्क्रॉल कर देता हूँ थोड़ा, यहाँ पर दोबारा मुझे 14 मार्च 2017 में 18 रुपीज़ 75 पैसे का डिविडेंड आया, 10,000 रुपये का मतलब। 27 मार्च 2017 में उसी मंथ में 1 रुपये 15 पैसे का और डिविडेंड आया, तो यहाँ पर 633 रुपीज़ होते हैं। तो उसी को मैंने री इन्वेस्ट किया और यहाँ पर आप देख पा रहे हो मैंने 50 शेयर और खरीद लिए 22 जून 2017 में 250 रुपीज़ पे, जो मेरी पिछली प्राइस से काफ़ी कम थे। मैंने 295 में खरीदे थे और अब 250 पे खरीदे। फिर मैंने 280 पर बेच भी दिए। अब ये जो आप ट्रांजैक्शन देख रहे हो ना, इसे मैं हाईलाइट करता हूँ। ये मैंने क्यों किया? मैंने कहा यार ये कंपनी का जो स्टॉक है काफ़ी स्टेबल चल रहा है, तो जो डिविडेंड आ रहा है उस डिविडेंड के अमाउंट को इन्वेस्ट करते हैं, और उसमें अगर ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिल गई ना एफडी से ज़्यादा वाली, तो वो भी हम लोग बुक कर देंगे, आप यानी कि प्रॉफिट को लॉक कर देंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हो इस डिविडेंड के पैसे को ही मैंने लगाया। यहाँ पर 12,500 जो लगाए थे ना, वो देखिए ये जो डिविडेंड आया था 10,945 रुपये का, 10,945 का, उसे मैंने इन्वेस्ट किया था। ऑलमोस्ट सिमिलर अमाउंट है, 50 की मैंने राउंड फिगर क्वांटिटी रखी थी, जिसे मैंने 250 में खरीद के 280 में निपटा भी दिए। तो ये मेरे लिए एक ट्रेडिंग वाला अपॉर्चुनिटी था, तो कम क्वांटिटी में मैंने ट्रेड कर दिया, लेकिन जो मेरी मेजर क्वांटिटी थी वो अभी भी इंटैक्ट थी, जो थी 550 शेयर्स की। फिर मुझे 16 मार्च 2018 में 16 रुपये 25 पैसे का डिविडेंड आया, यानी कि करीबन 9,000 रुपये का। उसके बाद मैंने 5 दिसंबर 2018 में 50 शेयर और ले लिए, 50-50 के लॉट में मैं ले रहा था शेयर्स। फिर 28 दिसंबर 2018 में मेरे पास अभी 600 शेयर हो गए थे, तो 7 रुपये 25 पैसे का यहाँ पर डिविडेंड आया। 22 मार्च 2019 जस्ट 3.5-4 महीने के बाद मुझे यहाँ पर 5 रुपये 85 पैसे का डिविडेंड आया, तो यहाँ पर 3,510 का डिविडेंड आ गया।
उसके बाद अगस्त 2019 में ना बहुत ही शार्प तरीके से प्राइसेस गिरे, तो मुझे लगा यहाँ पर इन्वेस्टमेंट अभी इंक्रीज करनी चाहिए। तो 200 के नीचे आएगा तो मैं बाय करूँगा ऐसा सोचता था मैं। 199 मुझे मिल गया रेट, वहाँ पर 400 की क्वांटिटी मैंने बाय की। उसके बाद और ज़्यादा गिरा। अब कंपनी अच्छी थी, मैं एवरेजिंग करने के इसमें नहीं था, मुझे एक्यूमुलेशन करना था। सच में मुझे कंपनी पे भरोसा था और मुझे कंपनी पर्सनली पसंद है। और मैं ये आज नहीं बोल रहा हूँ आपको कि केस स्टडी बना रहा हूँ, इसलिए आपके साथ कह रहा हूँ। मेरे चैनल पे जाइए, आप कोल इंडिया संडे निवेश सर्च कीजिए, आपको ढेर सारे वीडियोस मिलेंगे। तो मैं इस कंपनी का फ़ैन हूँ। यहाँ पर 16 मार्च 2020 में मैंने 150 रुपये पे 1000 शेयर बाय कर लिए। उसके बाद 19 मार्च 2020 में यहाँ पर 12 रुपीज़ पर शेयर का डिविडेंड आया, तो 24,000 रुपये हो गए, क्योंकि मेरे पास क्वांटिटी 2000 की थी। फिर यहाँ पर 26 मार्च को 2020 में भाव और गिर गए। और 2020 में भाव क्यों गिरे आप सभी जानते हो, आप सभी उस चीज़ से पूरी तरह से अवेयर। तो यहाँ पर मैंने उस समय 2000 शेयर और ऐड कर दिए कि एक्यूमुलेट कर देते हैं 122 रुपीज़ के रेट पे। फिर 12th में 2020 को 126 पे और 1000 शेयर्स मैंने ऐड किए, क्योंकि मेरे पोर्टफोलियो के एलोकेशन के हिसाब से वहाँ पर बाकी शेयर्स में भी मैंने बहुत बाइंग की थी उस समय पर, तो इसकी एलोकेशन कम हो गई थी। उसे मैच करने के लिए मैंने यहाँ पर और 1000 शेयर खरीद लिए थे 126 के रेट पे। फिर मुझे 7 रुपये 50 पैसे का यहाँ पर डिविडेंड आया, जो 5000 की क्वांटिटी है उसके हिसाब से 37,500 रुपीज़ का अमाउंट रहता है। फिर मैंने 23 नवंबर 2020 को यहाँ पर 120 रुपये पे 4200 शेयर्स खरीद लिए। अब एक्चुअली मैं ऑप्शंस के जरिए भी हेजिंग करता हूँ, तो यहाँ पर एक जो लॉट है कोल इंडिया का वो 4200 शेयर्स का है। तो वहाँ पर मेरी कुछ पोजीशन थी इस तरीके की, जिसकी वजह से मुझे डिलीवरी लेनी पड़ी थी। अब ऑप्शंस की हेजिंग अपने जो पोर्टफोलियो है या अपना जो स्टॉक है उस पर कैसे की जाती है, वो मैं डेफिनेटली अटेम्प्ट करूँगा आपको समझाने के लिए। इसीलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको सच में उसे जानने की बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी है तो नीचे कमेंट्स में भी लिखें। मैं जल्द से जल्द अपना प्रयास करूँगा, इस तरीके की सीरीज के लिए प्रायोरिटी दूंगा, ताकि आपके साथ मैं उस नॉलेज को भी एक्सचेंज कर सकूं। तो यहां पर अब मेरे पास क्वांटिटी हो गई 9200 शेयर्स की। उस पर मुझे 15 मार्च 2021 में 5 रुपीज़ का डिविडेंड आया। फिर 2 सितंबर 2021 में 3 रुपीज़ 50 पैसे का डिविडेंड आया। फिर 6 दिसंबर 2021 में 9200 शेयर्स पर 9 रुपीज़ का डिविडेंड आया, जो 82,800 रुपीज़ का था। तो मेरे लिए बहुत ही अच्छा अमाउंट था। उसके बाद 21 फरवरी 2022 में यहाँ पर 5 रुपीज़ का अगेन डिविडेंड आया। 22 मार्च 2022 में मैंने यहाँ पर 185 रुपीज़ पे 5000 शेयर्स बेच भी दिए। अब मैंने क्यों बेचे, उसके पीछे मेरी एक स्ट्रैटेजी थी, मैं आपको बता रहा हूँ। हालांकि शॉर्ट टर्म कुछ लॉसेस थे, उसके साथ प्रॉफिट को सेट ऑफ भी करना था, तो उसके हिसाब से मैंने ये डिसीजन लिया था। लेकिन और भी वेरियस रीजंस थे। अब मैं आपको समरी बता देता हूँ इस सारी ट्रांजेक्शन की, ताकि आपको क्लैरिटी मिल जाए। देखिए, मैंने टोटल जो अमाउंट डाला, यानी कि जो इन्वेस्ट किया, वो 16,88,250 किया। लेकिन ये मैंने एक साथ नहीं किया, 2 बार तो मैं बाहर भी निकल चुका था। तो मैं XIRR वाले फॉर्मूला में नहीं जाके आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूँ, सिंपल रख रहा हूँ। यहाँ पर 10,520 टोटल क्वांटिटी मैंने परचेस करी। मैंने 14,24,200 का माल बेचा। 6,320 क्वांटिटी मैंने बेच दी। 4,200 अभी भी मेरे पास है। डिविडेंड यहाँ पर कुल मिलाकर मेरे को 3,49,648 का आया। अब यहाँ पर मैंने इन दोनों में, यहाँ पर मैंने घाटा खाया, ठीक है, 2.5 लाख का, और यहाँ पर मुझे 3.5 लाख मिल गए मोटा मोटा। तो मेरा ये प्रॉफिट है 85,598, आप जो देख रहे हो ना, वो मेरा प्रॉफिट है। और इस समय 4,200 की क्वांटिटी पड़ी है। करंट मार्केट प्राइस इस समय मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ 190 की है, हालांकि 191 की है। आप एक हाइपोथेटिकल फिगर मान लो, 1 रुपये नीचे ऊपर जब मैं अगर ट्रांजेक्शन करना चाहूँ, तो उस हिसाब से 190 रुपीज़ की जो करंट मार्केट प्राइस है उसके हिसाब से देखें तो करंट वैल्यू 7,98,000 की ठहरती है दोस्तों। और यहाँ पर मैंने ये प्रॉफिट भी तो कमाया है 85,598 का। तो उससे अगर आप जोड़ दोगे तो यहाँ पर मेरा कुल मिलाकर जो प्रॉफिट है, यहाँ पर अनरियलाइज प्रॉफिट हटा देते हैं, कुल प्रॉफिट ही लिख देते हैं, ठीक है, वो 8,83,598 का है। मोटा मोटा ये सारे शेयर्स, ये 42 शेयर्स मेरे पास फ्री में पड़े हुए हैं। इसके पैसे मैंने नहीं डाले हैं, क्योंकि ये पैसे मैंने कमा लिए ना बॉस। ये पैसे मैंने ट्रेडिंग कर करके कमा दिए, कि बीच बीच में जो मैंने एंट्री और एग्जिट करी, प्लस ये 3.5 लाख का डिविडेंड आया, इस वजह से मेरा ये इतना ज़्यादा प्रॉफिट ठहरा है। आप ये करंट वैल्यू को भी अगर आप देखोगे तो ये कुल मिला के मेरे लिए प्रॉफिट ही है। 7 लाख रुपए से ज़्यादा, करीबन 8 लाख ही होते हैं ये। मैं तो फिर भी 7 लाख कह रहा हूँ कि शायद 10-15 रुपए और भाव में करेक्शन अगर आए तो, वैसे अभी अप ट्रेंड में चालू है, लेकिन अगर आए तो उसके लिए भी मैं रेडी हूँ। मैं 7 लाख का एक अमाउंट समझ रहा हूँ। लेकिन एज यूजुअल मैंने जैसे कहा कि अच्छी कंपनी है तो मैं यहाँ पर बने रहना प्रेफर करूँगा, अनटिल एंड अनलेस मेरी कोई प्रायोरिटी चेंज नहीं होती है। तो अब इस केस स्टडी को आपके साथ शेयर करने का मकसद बिल्कुल ये नहीं है कि आप कोल इंडिया में जाके इन्वेस्ट करें। मैं बाय सेल रिकमेंडेशन के लिए नहीं बैठता हूँ। कंपनी गवर्नमेंट कंपनी है,
मैं गुड फेथ में आपके साथ ये चर्चा करना प्रेफर करता हूँ कि एज अ रिटेल इन्वेस्टर शांतिपूर्वक आप अच्छी कंपनी में भी थोड़ा सा आर्ट वर्क करते हो ना, कि थोड़ा सा व्यापारी वाला दिमाग लगाते हो कि थोड़ा रिटर्न मिला वहाँ निकलना भी चाहिए, डिविडेंड को री इन्वेस्ट भी करना चाहिए। ऐसे थोड़े स्टेप्स अगर आप लेते हो ना तो आप अच्छी वेल्थ बना सकते हो, वो भी उस कंपनी के स्टॉक से जिस कंपनी का स्टॉक नीचे गिरता आया है। 245 रुपए का आईपीओ प्राइस था, वो भी नहीं है, उसके बाद भी ये बंदा बैठा है सामने आपके, जिससे इस कंपनी से पैसे कमाए हैं, शेयर्स फ्री कर दिया है, वो भी ऐसे नहीं जगत करके रोज बैठ के उस कंपनी के स्टॉक को देखकर। शांतिपूर्वक इन्वेस्टमेंट करनी है, डिसेंट रिटर्न्स मिले, एफडी से डबल मिले, एफडी से ट्रिपल मिले, थोड़ा थोड़ा वहाँ पे प्रॉफिट बुक करना चाहिए, थोड़ा अपना जो कॉमन सेंस है उसे लगाना चाहिए, मार्केट कंडीशंस देखनी चाहिए। जब पैनिक में मार्केट हो, सस्ते दामों में अच्छी कंपनी मिल रही हो, थोड़ा एग्रेसिव जाना चाहिए। ये सारे लेसन्स मुझे आपके साथ शेयर करने थे, जिस वजह से मैंने ये वीडियो क्रिएट करके इस एजुकेशन को आपके साथ एक्सचेंज करने का एक प्रयास किया, ताकि एक रिटेल इन्वेस्टर अच्छी कंपनियों को चुनकर सही तरीका अपनाकर अच्छे पैसे बना पाए। अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए ज़रूर, नीचे कमेंट कीजिए आपके जो भी सुझाव है, सवाल है। पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड वीडियोस देखने हैं तो आप प्लीज़ इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जहां पर इसी तरीके के कंटेंट्स मैं आपके लिए क्रिएट करता रहता हूं, ताकि आप एक अच्छे इन्वेस्टर बन पाए, आपके पास अच्छी आर्ट जो है वो बिल्ड हो पाए और आप अच्छी वेल्थ भी बना पाए। तो मैं आशा करता हूं कि आपको मेरा ये प्रयास पसंद आया होगा। आप ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने हेल्थ और वेल्थ का ज़रूर अच्छे से ख्याल रखिएगा।